दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बीजेपी को आज फिर लगा बड़ा झटका। बीजेपी के दो और बड़े नेताओं ने दिया इस्तीफा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़ा आदेश, कहा फंसे प्रवासी मजदूरों को राशन और परिवहन सुविधा मुहैया कराई जाए। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावितों से मिले राज्यपाल जगदीप धनखड़, विरोध में दिखाए गए काले झंडे। वहीं ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। बोले जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकी, वो चाहती थी कि 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता साबित करें। वहीं राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा संकट में सरकार ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। वहीं बंगाल में बीजेपी को मिली हार पर मंथन जारी। नेता बोले क्षेत्रीय नेताओं की कमी और गलत चुनावी मुद्दों के कारण हारी बीजेपी। वहीं केजरीवाल सरकार पर सख्त हुआ दिल्ली हाई कोर्ट, कहा मरीजों को लूटा जा रहा, हम आंखें मूंद कर नहीं दे सकते। वहीं कोरोना पर काबू पाने के लिए हो रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ, ट्रेंड हुआ योगी जी का यूपी मॉडल। वहीं अनुपम खेर ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना। वहीं 15 दिन के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 1 जून सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बीजेपी को आज फिर लगा बड़ा झटका। बीजेपी के दो और बड़े नेताओं ने दिया इस्तीफा। यह आपको बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी की गठबंधन वाली एमएनएम के दो और बड़े नेताओं ने व्यक्तिगत कारण बताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें वरिष्ठ नेता और पूर्व आईएएस अफसर संतोष बाबू शामिल हैं। पार्टी महासचिव संतोष बाबू और राज्य सचिव पदम प्रिया ने पार्टी के पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ दिन पहले ही पार्टी उपाध्यक्ष डॉक्टर आर महेंद्र ने भी इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने एमएनएम में लोकतंत्र के अभाव का आरोप लगाया था। बाबू ने ट्विटर पर कहा कि भारी मन से मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि मैं अपने पदों और एमएनएम की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी संकट में है, क्योंकि एक के बाद एक कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। बंगाल में भी 2 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और इधर तमिलनाडु में भी 4 बड़े नेता अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़ा आदेश, कहा फंसे प्रवासी मजदूरों को राशन और परिवहन सुविधा मुहैया कराई जाए। यहाँ आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली, यूपी और हरियाणा में फंसे प्रवासियों को परिवहन प्रदान करने पर राहत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन उपलब्ध कराएं। मई से प्रवासियों को सूखा राशन दिया जाए। राशन को दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों को बिना आईडी कार्ड के दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, यूपी में फंसे हुए प्रवासी कामगारों की पहचान करें और सड़क मार्ग से या फिर केंद्र की मदद से ट्रेन द्वारा परिवहन प्रदान करें। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सामुदायिक रसोई के माध्यम से फंसे प्रवासियों को एक दिन में 2 बार भोजन प्रदान करें। मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से पिछले साल पलायन के बाद शहरों को लौट चुके मजदूर एक बार फिर से संकट में हैं। हालांकि अधिकतर राज्यों ने पूर्ण लॉकडाउन का कदम नहीं उठाया है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे सेक्टर हैं और बहुत से ऐसे सेक्टरों में काम ठप है, जिसके चलते मजदूरों की रोजी रोटी पर बनी है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़ा आदेश दिया है कि मजदूरों को राशन फ्री दिया जाए और परिवहन की सुविधा तुरंत मुहैया कराई जाए। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावितों से मिलने पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़, विरोध में दिखाए गए काले झंडे। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार को शीतलकुची में उस समय काले झंडे दिखाए गए जब वो चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। राज्यपाल को कुछ लोगों ने गोलोकगंज में उस समय काले झंडे दिखाए जब उनका काफिला मतभंगा से शीतलकुची जा रहा था। हालांकि पुलिस ने सड़क के दोनों ओर मानव श्रृंखला बना रखी थी ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी सड़क पर न आ जाए। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान 10 अप्रैल को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की गोली से 4 लोगों की मौत हुई थी। वहीं पर राज्यपाल के दौरे की आलोचना करने वाले पोस्टर दिखाई दिए। उल्लेखनीय है कि शीतलकुची में पहली बार मतदान करने आए एक मतदाता की मौत मतदान केंद्र पर कतार में खड़े होने के वक्त हो गई थी। आपको बता दें कि धनखड़ उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में मतभंगा और शीतलकुची गए और उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने दावा किया कि 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक गुंडों ने उन पर हमला किया था। दौरे के दौरान कुछ महिलाओं को रोते और राज्यपाल के चरणों पर गिरते देखा गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनका सामान लूट लिया गया और पुरुषों को
को जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक इलाके के दौरे के दौरान धनखड़ के साथ थे। भगवा पार्टी ने आरोप लगाया है कि लूटपाट और हमले को लेकर तृणमूल समर्थक गुंडों ने अंजाम दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल घोष ने राज्यपाल पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि वो चुनिंदा तरीके से कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर गए। उन्होंने दावा किया है कि धनखड़ भाजपा की ओर से काम कर रहे हैं। अपने दौरे में भगवा पार्टी के नेताओं को साथ लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल में जमकर काले झंडे दिखाए गए। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये दौरा बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। ममता बनर्जी ने इस पर तगड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे नियमों का उल्लंघन करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जगदीप धनखड़ का हिंसा से प्रभावित कूच बिहार जिले का योजनाबद्ध दौरा नियमों का सरासर उल्लंघन है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नियमों का सरासर उल्लंघन किया है। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगा सकी, वो चाहती थी कि 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता साबित करें। ये आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाओं की किल्लत को लेकर मोदी सरकार आलोचनाओं से चौतरफा घिरी है। विपक्ष सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगा सकी, वो चाहती थी कि 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता साबित करें। असदुद्दीन ओवैसी का इशारा नागरिकता कानून की तरफ था। जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी इस कानून के विरोध का मुखर चेहरा रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है जब ओवैसी ने कोरोना से जुड़ी तैयारियों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं और पिछले सप्ताह से पहले उनके पास कोई भी शक्ति नहीं है। ये क्लोज कोऑर्डिनेशन महीनों पहले हो सकता था, लेकिन आज भी पूरे भारत में दवा और वैक्सीन की कमी है। उन्होंने इस संकट से निपटने के हर पहलू को उलझा दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामी मरने वालों की आहों और सिसकियों में नजर आ रही है। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर तगड़ा निशाना। कहा संकट में सरकार ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। ये आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से तगड़ा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि जब देश संकट का सामना कर रहा है तब भारत सरकार ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई देश संकट का सामना करता है तो सरकार को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो लोगों से ले रही है या फिर उन्हें दे रही है, ये मददगार है या फिर हानिकारक है। लेकिन भारत सरकार ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, इसलिए लोगों को जरूरत पड़ने पर साथ आना चाहिए। भारत एकजुट है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ सभी को एकजुट करने की अपील की है। तो वहीं अपने एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि बार बार दुखद समाचार आते जा रहे हैं, बुनियादी समस्याएं अभी तक सुलझाई नहीं गई। इस महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे, जिनकी जवाबदेही है कि वे कहीं छुपे बैठे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि PM मोदी कहीं जाकर छुप गए हैं। PM मोदी को सभी देशवासियों को सहायता करनी चाहिए। साथ ही PM मोदी को सभी के खाते में 6-6 हजार रुपए देने चाहिए। यदि आप भी राहुल गांधी से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी को मिली करारी हार पर मंथन जारी। बीजेपी नेता बोले क्षेत्रीय नेताओं की कमी और गलत चुनावी मुद्दों के कारण हारी बीजेपी। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी है। अब पार्टी हार पर लगातार मंथन कर रही है। इस चर्चा में क्षेत्रीय नेतृत्व की कमी की बात मजबूती से निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय और बंगाल स्तर के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन ने चुनावी मॉडल को बदलने की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जो फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व पर बहुत अधिक निर्भर है। दिल्ली में एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि विरोधियों से लड़ने के लिए मैदान पर मजबूत चेहरे होने की जरूरत है। ये पश्चिम बंगाल चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। हालांकि अतीत में पार्टी ने ज्यादातर चुनाव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बिना ही लड़े हैं, लेकिन एक धारणा है कि ये अब काम नहीं करता है। हालांकि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व लोकप्रिय है, लेकिन मजबूत स्थानीय नेतृत्व आवश्यक है। आपको बता दें कि मजबूत क्षेत्र
क्षेत्रीय नेताओं की कमी का असर अखिल भारतीय उपस्थिति की भाजपा की महत्वाकांक्षा पर पड़ता दिखा है। इस पर टिप्पणी करते हुए जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति संदीप शास्त्री ने कहा कि 2014 के बाद की याद करते हैं तो भाजपा ने उन राज्यों में जीत हासिल की जहां पर सत्ता में नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि तेजी से राज्य की विशिष्टताएं चुनावों को निर्धारित कर रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व एक चर्चा बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन जब तक विश्वसनीय क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं होगा तब तक पार्टी को लाभ नहीं होगा। आपको बता दें कि बंगाल में मिली करारी हार पर बीजेपी में लगातार मंथन जारी है और नेताओं ने कहा है कि क्षेत्रीय नेताओं की कमी और गलत चुनावी मुद्दों के कारण पश्चिम बंगाल में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कोरोना पर काबू पाने के लिए हो रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। ट्रेंड हुआ #योगी जी का यूपी मॉडल। ये आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सभी राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की स्थिति पर काबू पाने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले पर काम किया है, जिसकी काफी तारीफ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महामारी की स्थिति का जायजा लेने के लिए जब राज्य के लोगों से मिलते हैं तो लोग राहत और सुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलने वाले लोगों का कहना है कि अब सब अच्छा हो जाएगा, हमारे साथ योगी जी के हाथ है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आम जनता द्वारा व्यक्त की जाने वाली ऐसी और भी भावनाएं हैं जो न केवल मुख्यमंत्री योगी की जमीनी स्तर पर लोगों की मदद को दर्शाती है, बल्कि उन्हें ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड भी बना दिया है। आपको बता दें कि #यूपी विद योगी जी और #योगी जी का यूपी मॉडल टॉप ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट यूजर पर इस वायरस से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के शीघ्र और सक्रिय दृष्टिकोण की जमकर तारीफ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी की विकासोन्मुखी छवि ने ट्विटर पर अपना प्रभाव छोड़ दिया है और उनके समर्थन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे ट्वीट किया है। अगली बड़ी खबर, अभिनेता अनुपम खेर ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। कहा इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना। ये आपको बता दें कि अभिनेता अनुपम खेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते रहे हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मौजूदा कोविड संकट को लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड के संकट में फिसल गई और सरकार को जिम्मेदार ठहराना आवश्यक है। अनुपम खेर ने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम हुई है और उन्हें इस वक्त ये समझना चाहिए कि इमेज बनाने से ज्यादा लोगों की जान बचाना जरूरी है। अनुपम खेर ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात कही है। अनुपम खेर से जब सरकार के छवि बनाने के प्रयास और अस्पतालों में जरूरी दवाओं की कमी और नदियों में बहते शवों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में आलोचना वैलिड है और सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो इस अवसर पर कोई ऐसा काम करे जिसके लिए उसे देश के लोगों ने चुना है। मुझे लगता है कि केवल एक संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसी स्थिति से प्रभावित नहीं होगा। नदियों में बहते हुए सब, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल द्वारा अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। अनुपम खेर ने कहा कि हमें नागरिक के रूप में गुस्सा करना चाहिए और जो कुछ हुआ है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना महत्वपूर्ण है। और बड़ी खबर, कोरोना का कहर जारी। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 1 जून सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1 जून 2021 सुबह 7 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। महाराष्ट्र में अब किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से प्रवेश करने के लिए RT-PCR की 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। बता दें कि देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मौत के मामले भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटे में पूरे देश में लगभग 3,62,000 नए मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब महाराष्ट्र में 1 जून 2021 सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। और बड़ी खबर, बिहार में भी बढ़ा 10 दिन का लॉकडाउन, अब 25 मई तक रहेगा लागू। यह आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। बिहार में 25
25 मई 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अब बिहार में 25 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। और बड़ी खबर, झारखंड में 2 हफ्तों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, बसें नहीं चलेंगी और शादियों में सिर्फ 11 लोग हो सकेंगे शामिल। ये आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह बढ़ा दिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन 27 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के नियमों को और कड़ा करने का फैसला लिया गया है। अब झारखंड में 27 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि देश में जल्द से जल्द कोरोना की स्थिति पर कंट्रोल हो जाए और कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।